हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो अभी इसको स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, कि एक अगर हमसे ये पूछा जाए कि एक ऑर्गेनिक रिएक्शन क्या होती है, तो ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स, या ऑर्गेनिक रिएक्शन की बात ना करते हुए इन जनरल अगर हम किसी केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। कि किसी रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहे तो उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। और क्या होता है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन या एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं, जो ओल्ड बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट के अंदर न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, न्यू बॉन्ड्स फॉर्म्ड होते हैं। ये एक किसी भी जनरल जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि जो भी हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो रिएक्टेंट्स के ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स में न्यू बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ये एक जनरल हमने ऑर्गेनिक रिएक्शन या एक केमिकल रिएक्शन के बारे में देख लिया। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कि मैकेनिज्म क्या होता है, किसी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन का मैकेनिज्म से हमारा क्या मतलब है। तो मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई केमिकल रिएक्शन है वो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब उस रिएक्शन के मैकेनिज्म की हम बात करते हैं तो उस मैकेनिज्म का क्या मतलब है कि वो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट हमारे बने हैं तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस या क्या क्या चेंजेस हुए हैं, या कितने, जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है तो क्या ये जो प्रोसेस हुई है एक सिंगल स्टेप में हो गई है या 2 स्टेप में हुई है या 3 स्टेप में हुई है, कितने स्टेप इस रिएक्शन में हुए हैं। उन्हीं सभी स्टेप्स की जो स्टेप मतलब उन्हीं सभी स्टेप्स को जब हम स्टडी करते हैं किसी एक ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं उनको जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम स्टडी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो मैकेनिज्म क्या होता है, द स्टडी ऑफ वेरियस स्टेप्स, कि किसी भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उन सबको स्टडी करना, ठीक है। और ये जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स हमें क्या दिखा रहे हैं, शोइंग द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स, कि उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और कौन कौन से बॉन्ड हमारे फॉर्म हो रहे हैं कार्बन एटम के साथ में, ठीक है। और जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है उसको बनने में जो इंटरमीडिएट बन रहा है या ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, तो जो सभी इंफॉर्मेशन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बीच में जो भी चेंजेस हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन में उन सभी की स्टडी को ही हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कि उस रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म हमने देख लिया है कि क्या होता है रिएक्शन का मैकेनिज्म। इसके बाद अभी हम ऑर्गेनिक ये रिएक्शन का जब हम मैकेनिज्म लिखेंगे तो हमें उस टाइम पे बहुत सारी तरह की एरोज पढ़नी होती है कि रिएक्शन जो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक जो ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो उन सभी बॉन्ड की ब्रेकिंग, फॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को डिनोट करने के लिए हम अलग अलग नोटेशंस यूज करते हैं। तो मैकेनिज्म स्टडी करने से पहले हम उन सभी नोटेशंस को देख रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली जो नोटेशन है वो है कर्व्ड एरो नोटेशन, कि इस तरह की एरो आप जब किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म देखोगे तो वहाँ पे इस तरह की एरो बनी हुई दिखाई देगी। तो ये एरो का क्या मतलब होता है, इस तरह की जो एरो होती है, ये जो कंप्लीट एरो है, ये जो कर्व्ड एरो है, ये क्या बताती है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी भी रिएक्शन में हमें जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बतानी होती है वो किससे दिखाते हैं, कर्व्ड एरो से। जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा, जब इसके ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है, इस कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर जब कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक करता है तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ से उठ के इधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। पाई बॉन्ड का मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कौन दिखाता है, ये कर्व्ड एरो, इस तरह से कर्व्ड एरो। और तो इसलिए हमने ये इस पाई बॉन्ड से इधर इस तरह से कर्व एरो बना दी है। ये कर्व एरो क्या दिखा रही है, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ हो रहा है, ये जो एरो का हेड होता है ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस एटम पे हो रहा है, और ये जिसकी टेल होती है, ये टेल है, ये बता रही है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से हो रहा है, इस पाई बॉन्ड से, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करके किस पे जा रहे हैं, ऑक्सीजन एटम पे। तो अब देखिए यहाँ से जो पाई बॉन्ड था वो उठ के उसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गए, तो ऑक्सीजन पे तो आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड जब यहाँ से उठा है तो कार्बन का एक बॉन्ड कम हो गया है, कार्बन के 3 बॉन्ड ही बचे हैं, तो इसलिए इस पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। तो कर्व्ड एरो क्या बताता है हमें, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर ये ऐसे ही लिखा हुआ है तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पाई बॉन्ड का फ्लो हो रहा है, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ये इस एरो की डायरेक्शन से पता चल रहा है, इधर डायरेक्शन है ऑक्सीजन की तरफ, तो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है। एक चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि ये जो कर्व्ड एरो है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बताती है, ये मूवमेंट ऑफ द एटम्स नहीं बताती है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बता रही है, एटम्स का मूवमेंट नहीं बता रही है कि ये कार्बन का एटम इधर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद एक हम हाफ हेडेड एरो यूज करते हैं, ये जो एरो है इसका हेड हाफ है, ठीक है, कंप्लीट, ये इसके 2 हेड है, मतलब इसका जो हेड है ये कंप्लीट है, इस तरह से पूरी एरो इस तरह से होती है ना, इस तरह से, लेकिन इसमें ये हाफ ही है यहाँ से, दूसरी साइड का ये जो इसका ये हेड है ये मिसिंग है, तो ये हाफ हेडेड एरो बोलते हैं। हाफ हेडेड एरो क्या बताती है, इट शोज द मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की अगर हमें मूवमेंट बतानी है तो हम किसका यूज करेंगे, हाफ हेडेड एरो का। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, Cl2 के मॉलिक्यूल में क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो अब क्या होता है कि इस कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इस 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर आ गया और एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से इधर आ गया। तो ये जो एरो मैंने बनाई है, एक एरो किसका मूवमेंट बताती है, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये हाफ हेडेड एरो, ठीक है। तो ये हाफ हेडेड एरो किसका बताती है, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन पे आ गया, एक इस पे आ गया। तो कहने का मतलब ये जो हाफ हेडेड एरो है ये किसका मूवमेंट बताती है, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। डबल हेडेड एरो क्या बताती है, अभी हम आगे देखते हैं। डबल हेडेड एरो रिप्रेजेंट करती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है। अगर किसी भी 2 स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह से डबल हेडेड एरो बनी हुई है तो मीन्स ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर। तो डबल हेडेड एरो के बारे में भी आपको पता चल गया है, हाफ हेडेड एरो और ये कर्व्ड एरो, इनका क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या बताती है, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस को हमने यहाँ पे देखा है। इसके बाद अभी इक्विलिब्रियम को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस तरह से एरो यूज करते हैं। ये क्या बताती है हमें, इक्विलिब्रियम बताती है कि ये हमारा रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, इनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो ये कुछ एरोज हम यूज करते हैं जनरली मैकेनिज्म, हम जब किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन का स्टडी करते हैं वहाँ पे। इसके बाद अभी हम चलते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। देखो जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट्स के अंदर बॉन्ड ब्रेक होते हैं और जब प्रोडक्ट बनता है उसके अंदर बॉन्ड फॉर्म होते हैं। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन और बॉन्ड का ब्रेकिंग, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर होता है। तो अब टाइप ऑफ बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज का मतलब होता है बॉन्ड का ब्रेक होना। तो बॉन्ड कितने तरह से ब्रेक हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, कंडीशन ऑफ द रिएक्शन और टेम्परेचर, ये कुछ फैक्टर होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स हमारा जो बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है वो 2 तरह से हो सकता है। कौन कौन सा, एक होता है होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज और एक होता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो अब हम 1 बाय 1 हम दोनों को देखेंगे। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज क्या होता है कि जब भी एक कोवलेंट बॉन्ड अगर इस तरह से टूटे, 2 एटम के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड है, ये अगर ये कोवलेंट बॉन्ड इस तरीके से टूट रहा है
कि इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हैं। एक कोवेलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इस ए और बी ये 2 एटम हैं, इसके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है और ये बॉन्ड अगर इस तरीके से टूटे कि इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन तो हमने इसको दे दिया एटम को और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड का किसको मिल गया? इस एटम को। जब एक कोवेलेंट बॉन्ड 2 एटम के बीच में होता है और वो इस तरीके से टूटे कि दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। होमो का मतलब होता है इक्वल या मतलब सेम, कि जब बॉन्ड और लिटिक का मतलब होता है क्लीवेज होना, कि जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो दोनों एटम को इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिले, 1 इलेक्ट्रॉन मिला, तो उसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन सिमेट्रिकल वे, सिमेट्रिकल वे का मतलब इक्वल तरीके से, इन सिमेट्रिकल वे सच दैट ईच एटम गेट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, कि ये जो शेयर्ड पेयर के 2 इलेक्ट्रॉन थे, शेयर्ड पेयर के 1 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को मिल गया और दूसरा इस एटम को। तो इस तरह से जो बॉन्ड क्लीवेज होता है दैट इज कॉल्ड होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ठीक है, तो ये जो क्या बता रहे हैं हमें, होमोलिटिक कोवेलेंट बॉन्ड फिजन। फिजन का मतलब भी होता है क्लीवेज या बॉन्ड की ब्रेकिंग। और जब भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो क्या प्रोडक्ट बनते हैं हमारे? फ्री रेडिकल्स, कि जब भी किसी भी एटम और ग्रुप के ऊपर एक सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन होता है तो उनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज की वजह से जो प्रोडक्ट बनते हैं दे आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। और जिस ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शंस या फिर होमोपोलर रिएक्शंस या नॉन पोलर रिएक्शंस। तो ये इन रिएक्शंस के नाम हैं जिसमें होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। अब हम बात करते हैं कंडीशंस कि रिएक्शंस की क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हो। किसी भी एक कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हमें होमोलिटिक क्लीवेज करवानी है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? सबसे पहले तो हाई टेम्परेचर। जब किसी भी एटम के जब किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड को हमें होमोलिटिकली क्लीव करवाना है तो रिएक्शन का टेम्परेचर कैसा रखना होगा? हाई टेम्परेचर। दूसरा, अंडर यूवी रेडिएशंस, कि जब भी कोई केमिकल ऑर्गेनिक रिएक्शन यूवी रेडिएशंस की प्रेजेंस में करवाई जाती है तो वहाँ पे जनरली होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। इसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल इनिशिएटर। फ्री रेडिकल इनिशिएटर क्या होते हैं कि ये फ्री रेडिकल होते हैं। जब किसी एक केमिकल रिएक्शन में फ्री रेडिकल इनिशिएटर डाल देते हैं तो वहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। फ्री रेडिकल इनिशिएटर कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, ये सब हम आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल इनिशिएटर। इसके बाद अभी हम देखते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है ये होमोलिटिक के बिल्कुल अपोजिट होता है। देखो, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट और लिटिक का मतलब होता है क्लीवेज होना या बॉन्ड का फिजन होना। तो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब कि हमारा एक कोवेलेंट बॉन्ड, 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है कि उस कोवेलेंट बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही एटम को मिल जाए और दूसरे एटम को एक भी इलेक्ट्रॉन ना मिले, तो इस तरह से जो बॉन्ड क्लीवेज होता है दैट इज नोन एज हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो हेट्रोलिटिक जैसे ए और बी एटम के बीच में ये कोवेलेंट बॉन्ड है और ये इस तरीके से ब्रेक हो रहा है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं? बी वाले एटम को। तो जब इस तरह से बॉन्ड क्लीवेज होता है तो उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। और जब भी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है तो एक एटम के ऊपर जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने क्या मानी है? ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, और जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जैसे HCl के बीच में है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास चले जाएंगे, H पॉजिटिव बन जाएगा और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरह से हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है। ठीक है, और जिन रिएक्शंस के अंदर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है दे आर नोन एज पोलर रिएक्शंस, दे आर नोन एज पोलर रिएक्शंस। और कंडीशंस क्या होंगी इसके अपोजिट?
लो टेम्परेचर होना चाहिए, सोलवेंट कैसा होना चाहिए इन रिएक्शन में, पोलर सोलवेंट होना चाहिए, पोलर सोलवेंट होना चाहिए, ठीक है। फ्री रेडिकल इनिशिएटर प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, यूवी रेडिएशंस की भी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी कंडीशन है हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज के लिए। तो अब हमने देख लिया कि जब भी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है तो उसमें बॉन्ड का फ्यूजन दो तरीके से होता है, ठीक है, होमोलिटिक क्लीवेज और हेटेरोलिटिक क्लीवेज। कौन कौन सी कंडीशन होती है इन सभी रिएक्शन मतलब इस टाइप के क्लीवेज को फेवर करने के लिए, वो सब देख लिया। इसके बाद अभी हम देखते हैं सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट। तो ये कुछ नया है, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ। सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट, सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होता है। देखो हमने बताया कि एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोडक्ट में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम रिएक्टेंट्स को दो अलग अलग नाम से बुलाते हैं, एक सबस्ट्रेट होता है और एक रिएजेंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि दो हमारे इस तरह से रिएक्टेंट होंगे और इनसे मिलके एक प्रोडक्ट बनेगा। एक रिएक्टेंट को तो हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, वन रिएक्टेंट इज नोन एज सबस्ट्रेट एंड सेकेंड वन इज नोन एज रिएजेंट, सेकेंड इज नोन एज रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट और रिएजेंट क्या होते हैं, दे आर द रिएक्टेंट्स इन द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब हम सबस्ट्रेट किसको बोलें और रिएजेंट किसको बोलें। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्टेंट एक से ज़्यादा होते हैं, एक को हम सबस्ट्रेट बोलेंगे, एक को रिएजेंट। अब किसको हम सबस्ट्रेट बोलें और किस रिएक्टेंट को हम रिएजेंट बोलें, तो इसके लिए एक सिंपल सी, बहुत ही सिंपल वे में, ऐसे बुक में नहीं मिलेगा आपको, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक सिंपल से वे में हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं रिएजेंट और सबस्ट्रेट के बीच में। तो क्या होता है कि देखो, जो भी हमारा रिएक्टेंट है, जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसके अंदर अगर कोई चेंज आ रहा है, जो भी रिएक्टेंट कंप्लीटली चेंज हो रहा है, ठीक है, जिसके अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, उसको तो बोलेंगे हम सबस्ट्रेट। जिस रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं और जिसके अंदर नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उसको तो बोलेंगे हम सबस्ट्रेट। और जो ये दूसरा रिएक्टेंट है, जो रिएक्टेंट किसी दूसरे रिएक्टेंट में, जो हमारा सबस्ट्रेट है, जो रिएक्टेंट सबस्ट्रेट के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन को और बॉन्ड ब्रेकिंग को करवा रहा है, उसको बोलेंगे रिएजेंट। तो सबस्ट्रेट तो वो हो गया सबस्ट्रेट, तो हम उस रिएक्टेंट को बोलेंगे जिसके अंदर चेंज हो रहा है, और रिएजेंट उसको बोलेंगे जो रिएक्टेंट वो चेंज करवा रहा है सबस्ट्रेट के अंदर, उसको हम रिएजेंट बोलेंगे। तो सबस्ट्रेट क्या है, द रिएक्टेंट विच अंडरगो चेंज, विच अंडरगोज इनटू ए चेंज ड्यूरिंग ए ऑर्गेनिक रिएक्शन, ड्यूरिंग ए ऑर्गेनिक रिएक्शन इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। जिसके अंदर चेंज हो रहा है ऑर्गेनिक रिएक्शन में, वो तो सबस्ट्रेट है। एंड द रिएक्टेंट विच कॉजेज द चेंज इनटू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसे सिंपल वे में आपको बता दिया, लेकिन कन्वेंशन होती है, कुछ कन्वेंशन हमने सबस्ट्रेट के लिए बताई हुई है। ठीक है, तो क्या क्या कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन के हिसाब से हम किसको रिएजेंट बोलेंगे और किसको हम सबस्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक जो सबस्ट्रेट है वो सभी केमिकल रिएक्शंस में सबस्ट्रेट ही रहेगा। तो एक जो सबस्ट्रेट है, एक केमिकल रिएक्शन में जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, हो सकता है वो दूसरी केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट हो, या एक केमिकल रिएक्शन में जो रिएजेंट है वो दूसरी केमिकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट हो। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबस्ट्रेट भी हमारे फिक्स होते हैं और रिएजेंट भी हमारे फिक्स होते हैं। तो रिएक्शन टू रिएक्शन ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन एक किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सबस्ट्रेट है और कौन सा रिएजेंट है, उसके लिए कुछ कन्वेंशंस है। अब क्या क्या कन्वेंशंस है वो हम देख लेते हैं। तो ये ध्यान से समझना, फर्स्ट कन्वेंशन के हिसाब से अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, वन हमारे पास एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लस दूसरा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये स्पेलिंग का अभी ये जल्दबाजी में आप देख लेना। ठीक है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनके बीच में अगर रिएक्शन हो रही है तो हमारा जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा वो हमेशा सबस्ट्रेट होगा, दैट विल ऑलवेज बी ए सबस्ट्रेट। और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो क्या होगा,
रिएजेंट होगा, और इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे क्या लेते हैं, जैसे इथाइल ब्रोमाइड है, दिस इज इथाइल ब्रोमाइड, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन पोटासियम हाइड्रोक्साइड से करवाइए, एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपको पता है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें क्या बनता है, Br की जगह OH आ गया, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना है। तो ये ऑर्गेनिक है सब्सटेंस, ये इनऑर्गेनिक है, दोनों रिएक्टेंट है। तो जो ऑर्गेनिक वाला जो सब्सटेंस होता है उसको तो हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। तो ये तो हमारा हो गया सबस्ट्रेट और ये हो गया रिएजेंट। जब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बीच में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के बीच में रिएक्शन हो रही है, तो ऑर्गेनिक वाले को तो हम बोलेंगे सबस्ट्रेट और इनऑर्गेनिक वाले को बोलेंगे रिएजेंट। ठीक है, एक तो ये कन्वेंशन है। इसके बाद दूसरी कन्वेंशन क्या है, दूसरी कन्वेंशन ये है, जब अगर दोनों ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, दोनों रिएक्टेंट हमारे कैसे हो, ऑर्गेनिक हो, दूसरे वाला भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इधर बन गया हमारा प्रोडक्ट। तो जब इस तरह का केस होता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो भी सब्सटेंस कार्बन एटम को प्रोवाइड करता है, जो भी सब्सटेंस कार्बन एटम को प्रोवाइड करता है वो तो हमारा सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, और जो सब्सटेंस कार्बन एटम के अलावा दूसरे एटम को प्रोवाइड करता है वो होता है रिएजेंट। तो इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जब दोनों रिएक्टेंट हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो तो उस केस में किसको सबस्ट्रेट कहेंगे, किसको रिएजेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक सिंपल सी रिएक्शन है, आप सभी ने पढ़ी होगी, ये एसिटिक एसिड है, इसकी रिएक्शन में इथाइल अल्कोहल के साथ करवा रहा हूँ एसिडिक मीडियम में। तो आप सभी को पता है यहाँ पे एस्टर बनता है हमारा, यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बनता है, यहाँ पे एस्टर बनते हैं एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है इसमें, ये हमने इस कार्बन को अंडरलाइन कर लिया है, इधर इसको ऑक्सीजन को। जब इनकी आपस में रिएक्शन हुई तो ये कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसमें बॉन्ड कहाँ किस किस के बीच में बना, इस कार्बन के और इस ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ से ये OH और ये हाइड्रोजन माइनस वाटर बन के यहाँ से निकले हैं। तो जब ये बॉन्ड बना है तो कार्बन किसने प्रोवाइड करवाया है, इस वाले ने। दूसरा एटम किसने प्रोवाइड करवाया है, ऑक्सीजन को इथेनॉल ने। तो जो कार्बन प्रोवाइड करता है सब्सटेंस वो तो हमारा सबस्ट्रेट हो जाता है और दूसरा क्या बन जाता है, रिएजेंट। तो एक कन्वेंशन ये है। ठीक है, तो मतलब ये वाली कन्वेंशन कब काम आएगी, जब कार्बन और किसी हेटेरो एटम के बीच में, कार्बन या किसी हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा हो। तो कार्बन जिस सब्सटेंस से आता है वो तो हमारा सबस्ट्रेट होगा और हेटेरो एटम जिस सब्सटेंस से आता है वो रिएजेंट। जैसे कार्बन इससे आया तो ये सबस्ट्रेट हो गया, ऑक्सीजन इससे आया तो ये रिएजेंट हो गया। अब थर्ड कन्वेंशन क्या कहती है, अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, कि चलो और इजी वे में बताता हूँ, अगर दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में रिएक्शन हो रही है, इसी तरह दो ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दूसरा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक है, दोनों रिएक्टेंट ऑर्गेनिक है, ठीक है, फिर प्रोडक्ट बन रहा है। तो जब इस तरीके से रिएक्शन हो रही है और इसकी रिएक्शन में, जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास बेंजीन है और ये हमारे पास यहाँ पे एसिटाइल क्लोराइड है, इनके बीच में रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट इनकी रिएक्शन से क्या बनता है, तो आप प्रोडक्ट में देख रहे हो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। तो जब दो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शंस में हम किसी एक को सबस्ट्रेट कह देंगे और दूसरे को रिएजेंट। आप किसी को भी बोल सकते हो सबस्ट्रेट, या तो मैं इसको सबस्ट्रेट बोल रहा हूं तो ये रिएजेंट, या ये सबस्ट्रेट है तो ये रिएजेंट। तो कहने का मतलब जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है और वहाँ पे
कार्बन और किसी दूसरे हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो जो सब्सटेंस कार्बन प्रोवाइड कर रहा है वो सबस्ट्रेट बन जाता है। जैसे यहाँ पे इसने कार्बन प्रोवाइड किया तो ये सबस्ट्रेट बन गया, और दूसरे वाला जो कंपाउंड है उसने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया तो वो रिएजेंट बन गया। तो मतलब प्रोडक्ट में जब कार्बन और किसी हेटेरो एटम के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो जो सब्सटेंस कार्बन प्रोवाइड कर रहा है वो सबस्ट्रेट, और जो हेटेरो एटम प्रोवाइड कर रहा है वो रिएजेंट। इसी तरीके से जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, और हमारा कौन प्रोडक्ट में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, जैसे यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन इसके बीच में बॉन्ड बना है, कैसे बनता है ये H यहाँ से निकलता है, Cl यहाँ से, इस कार्बन और इसके बीच में बॉन्ड बन जाता है। तो जब कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है, जब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपस में रिएक्शन करते हैं, तो उस केस में हम किसी एक को सबस्ट्रेट बोल देंगे और किसी एक को रिएजेंट बोल देंगे। तो इस तरीके से आई होप कि आपको सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो समझ में आ गया। दोनों ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट भी हमारा रिएक्टेंट होता है और रिएजेंट भी एक रिएक्टेंट ही होता है। सबस्ट्रेट और रिएजेंट की रिएक्शन से, ये सबस्ट्रेट है, ये रिएजेंट है, इनकी रिएक्शन से हमारा प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। तो स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स को भी हमने दो अलग अलग नाम दे दिए, एक रिएक्टेंट को सबस्ट्रेट, दूसरे को रिएजेंट। तो इस तरीके से हमने सबस्ट्रेट और रिएजेंट के बारे में भी यहाँ पे जाना है।